जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल कबूल बलोच। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 बुक 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं और वो हमारे पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। प्योरिफिकेशन टेक्निक्स में हमने पहले पढ़ा फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और हम अब पढ़ने लगे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो है क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है सोल्यूट्स होते हैं जिनको प्योरीफाई करना होता है। डिफरेंट टाइप्स की उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज किस नेचर की हैं, सोल्यूट किस नेचर का है, इसको देखकर हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक हमने यूज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में असल में है क्या वो हम देखते हैं। देखें, सपोज हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया किसी एक्वस लेयर में, वाटर में हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में पड़ा हुआ है और वाटर के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एंड अलोंग विद दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर देयर। नो, ये जो नीचे वाली सपोज ये मेरे पास एक बीकर है और इसमें जो नीचे वाली लेयर है, इस नीचे वाली लेयर में तीन चीजें हैं। एक इसके अंदर वाटर है, दूसरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग प्योरीफाई करने लगे हैं वो है, और तीसरा इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं। सो हमने ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर से वो रिमूव करना है। उसके रिमूव करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हीट करें, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात तो दुरुस्त है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ नीचे इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज भी रह जाएंगी। पहला प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये थोड़ा सा सेंसिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर आप वाटर को हीट करके इवेपोरेट कराने की कोशिश करेंगे तो वाटर के साथ साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलेटाइल है, ये भी उड़ जाएगा और साथ में ये थर्मली अनस्टेबल है। याद रख लें, थर्मली स्टेबल वोलेटाइल, थर्मली स्टेबल सब्लिमेशन में, वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल, वो हम लोग इस टेक्निक से सेपरेट करते हैं। सो केमिकली भी वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये टेक्निक हीट करने वाली यूज नहीं कर सकते। सो हमारे पास एक और ऑप्शन है। ये जो कंपाउंड पड़ा है ये वाटर में तो सॉल्युबल है, बट क्योंकि ये ऑर्गेनिक नेचर का है इसलिए वाटर के अलावा ये दीगर अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल है। सो वी हैव टू सिलेक्ट अनदर सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, उस सॉल्वेंट की टू क्वालिटीज हो। एक तो वो जो न्यू सॉल्वेंट आपने सिलेक्ट करना है दैट शुड बी इमिसिबल विद ऑलरेडी प्रेजेंट लिक्विड। ऑलरेडी प्रेजेंट लिक्विड के साथ वो मिसिबल नहीं होना चाहिए। वाटर के साथ वो सिंगल लेयर नहीं बनाए बल्कि वो दो लेयर्स बनाए। एक चीज। दूसरा, सोल्यूट जिसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, वो सोल्यूट वाटर के मुकाबले में न्यू ऐड किए जाने वाले सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल हो। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। सो आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सेपरेशन ऑफ अ सोल्यूट। स्टूडेंट, सोल्यूट कैसा होना चाहिए, जो वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल था, ऑलरेडी वो किसी लिक्विड में है। सेपरेशन ऑफ अ सोल्यूट फ्रॉम अ लिक्विड बाय एडिंग अनदर लिक्विड, एक और लिक्विड, लाइक वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने ऐड किया, और वो जो अनदर लिक्विड कैसा होना चाहिए, शुड बी इमिसिबल एंड सोल्यूट शुड बी मोर सॉल्युबल देन वाटर इन न्यूली एडेड लिक्विड। एनीवे, इसमें सबसे ज्यादा जो सेकंड सॉल्वेंट या अनदर सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो ईथर। क्योंकि स्टूडेंट्स जो ईथर है ये इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए इससे सोल्यूट हमें सेपरेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इसे हीट करने की जरूरत नहीं होगी। एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी एक्सट्रैक्शन, तो दैट इज ईथर एक्सट्रैक्शन। ये जो एमसीक्यू है ई कैट के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, इसके अलावा ये एमसीक्यू
एनईटी या नस्ट वगैरह जो है उसके टेस्ट में आ चुका है और ये आ भी सकता है। इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट जो रिलेटेड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के, दैट इज सेपरेटिंग फनल। स्पेशल टाइप ऑफ फनल होती है, नीचे एक स्टॉपर होता है, नीचे एक वॉल होता है और ऊपर एक स्टॉपर होता है। करना यह है कि हमने उसी लिक्विड को जिसमें मौजूद है हमारे पास क्या चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सेपरेटेड, हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और जो न्यूली सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट किया वो भी सेपरेटिंग फनल में डाल के हमने शेक करना है। याद रखें स्टूडेंट्स, शेक इसलिए किया जाता है कि म्यूचुअल कांटेक्ट बढ़ जाए और न्यूली एडेड सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट लिक्विड के हर कॉर्नर में, हर कोने में, हर मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट क्रिएट करके सोल्यूट को वहां से क्या कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले। एक चीज। दूसरी चीज, शेक करके ठहराएंगे तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमने न्यूली सॉल्वेंट इसमें ऐड किया है उसकी शेकिंग क्यों की जाती है, तो टू इंक्रीज म्यूचुअल कांटेक्ट। मिक्स करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये है ही इमिसिबल, सो पर्पस होता है म्यूचुअल कांटेक्ट बढ़ाना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। उसके बाद अलाउ इट टू स्टैंड, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग रखेंगे। दो लेयर्स बन जाएंगी, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे। जनरली ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक लेयर होती है, नीचे एक्वस लेयर। अब एक्वस लेयर के अंदर स्टिल 100% कंपाउंड रिमूव नहीं हुआ, बट मैक्सिमम कंपाउंड एक्वस लेयर से माइग्रेट करके जा चुका है, जिसको सेपरेट करने लगे हैं ऑर्गेनिक लेयर में। नीचे एक्वस लेयर में थोड़ा सा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाकी बच गया और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज मौजूद हैं, इसको हम लोग ने यहां से बीकर में हमें इसको डिस्कार्ड करना है, अलग करना है। स्टूडेंट्स अलग करेंगे, एक्वस लेयर एक बीकर में डालेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो ऊपर वाली लेयर ऑर्गेनिक, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हमने किसी और बीकर में डालना है। अब वो लेयर जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको चाइना डिश में डाल के हम इवेपोरेट करवा देंगे। बिकॉज जो चाइना डिश है उसमें रखेंगे तो जो सॉल्वेंट है, सपोज हमने ईथर ऐड किया, वो उड़ जाएगा, पीछे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा। अब वो जो रिमेनिंग एक्वस लेयर थी फिर से उसको ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, सेपरेटिंग फनल में। एंड अगेन हम जो है न्यूली जो सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट किया था वो फिर से फ्रेश सॉल्वेंट ऐड करके शेक करेंगे। बार बार ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। हर स्टेप पे, हर एक्सट्रैक्शन पे हम लोग कुछ ना कुछ सोल्यूट एक्सट्रैक्ट करते करते 99.9% सोल्यूट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक बात यहां नोट कर लें स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन इज मोर एफिशिएंट देन यूजिंग सिंगल बट लार्ज पोर्शन। बहुत ज्यादा एक ही वक्त में सॉल्वेंट डालने से बेहतर है कि आप बार बार स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर न्यू सॉल्वेंट ऐड करें, शेक करें, रिमूव करें, इवेपोरेट करें, तो यील्ड बढ़ जाती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। सो ये मोर एफिशिएंट है। ये टर्म एमसीक्यू के लिए याद करनी है और बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ये एक टेक्निक है, ये इक्विलिब्रियम टेक्निक है। एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम टेक्निक एंड इज कंट्रोल्ड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, हेसेस लॉ, or for example distribution law। तो it is controlled by distribution law। दूसरा नाम उस distribution law का है partition law। partition law ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास सोल्यूट सिंगल है, लाइक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंगल सोल्यूट है, बट उसके पास सॉल्वेंट टू है, एक ऑर्गेनिक लेयर और एक ऑर्गेनिक लेयर और एक एक्वस लेयर। तो आ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स itself between two immiscible layers। सोल्यूट सिंगल, लेयर टू, तो वो जो सोल्यूट है वो अपने आप को दो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किस लेयर में कितना होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो न्यू सॉल्वेंट हम सिलेक्ट करते हैं वो होता ही ऐसा है कि उसमें सोल्यूट पहले से मौजूद सॉल्वेंट के मुकाबले में ज्यादा उसमें माइग्रेट कर जाता है। बहरहाल तो इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जितना हो डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो सेम रहती है। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्गेनिक लेयर में, अपना एक्वस लेयर में 10 ग्राम सपोज आपके पास सोल्यूट था, तो 10 ग्राम में सोल्यूट जो एक्वस लेयर में था, जैसे ही आप सॉल्वेंट डालेंगे तो सपोज 6 ग्राम
ये चला जाए सोल्यूट न्यूली एडेड सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक लेयर में, और 4 ग्राम पीछे वाली लेयर में रह जाए ऑलरेडी जिसमें मौजूद था। सो अगर ये अब इस रेशो को चेक करें, अगर 100 ग्राम होता फॉर एग्जांपल, तो 100 में से फिर 60 ग्राम ऊपर एक्वस अपना नॉन एक्वस लेयर में या ऑर्गेनिक में, और 40 ग्राम नीचे वाले लेयर में। मींस अमाउंट जो मर्जी हो, अमाउंट के हिसाब से यहां आंसर तो डिफरेंट होगा, बट रेशो जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको हम लोग केडी या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से मैथमेटिकली स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कौन सी 2 प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स में यूज होता है। क्या फिल्ट्रेशन में यूज होता है, सब्लिमेशन में यूज होता है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में यूज होता है, या क्रोमेटोग्राफी में। तो ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है। देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज है और कितना आप लोग लर्न कर रहे हैं या सीख रहे हैं। बहरहाल ऑर्गेनिक लेयर में कंपोनेंट कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन ऑर्गेनिक लेयर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन एक्वस लेयर, इन दो के दरमियान जो रेशो होती है, ज्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी या मिकदार या कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जबकि नीचे वाली लेयर में कम। अब नीचे वाली वैल्यू स्मॉल हो तो ऊपर वाली वैल्यू अगर लार्ज हो तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आता है। सो इसका आंसर जो है वो आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का 1 से ग्रेटर होता है। अगली बात ये है, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा हम लोग कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हम ये कर रहे हैं कि हमने आयोडीन जो कि एक सबलाइम है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। बहरहाल आयोडीन को देखा जाए तो नॉन पोलर है, वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि सॉल्युबल है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आयोडीन इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हाइल इनसॉल्युबल इन वाटर। अलग से एक टॉपिक है, लाइक डिसॉल्व लाइक की टर्म यहां पर यूज होगी, उस हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर में सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल। बट अगर वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाला जाए तो पोटेशियम आयोडाइड विल जनरेट आयोडाइडाइन, एंड दीज आयोडाइडाइन कैन कंबाइन विद आयोडीन टू गिव ट्राई आयोडाइडाइन। यानी अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालें तो वाटर में फिर आयोडीन डिसॉल्व हो जाता है, और उसकी रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयोडाइडाइन कंबाइन होते हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ, टू गिव ट्राई आयोडाइडाइन। अब ये आयनिक स्पीशी बन गई है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। यहां बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग प्लेस करते हैं। अगेन ईकैट, नस्ट और बोर्ड के पेपर का एक अहम एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू ये है कि कलर ऑफ आयोडीन इज, तो आयोडीन का कलर इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में पर्पल, ब्राउन, रेड या कलरलेस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पर्पल कलर इसका होता है। I2 का कलर पर्पल होता है, याद रख लें, जबकि I3 नेगेटिव ट्राई आयोडाइडाइन का कलर ब्राउन होता है, एंड आयोडाइडाइन आर कलरलेस। बड़ा फेमस एमसीक्यू है, बार बार आ चुका है। सो स्टूडेंट क्या किया हमने, वाटर जिसमें पोटेशियम आयोडाइड था उसी में हमने ऐड किया स्टूडेंट आयोडीन। आयोडीन डिसॉल्व हो गया, ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर में 3 टाइप का आयोडीन है, I2 भी है, I नेगेटिव भी है, एंड I3 नेगेटिव भी है। इसको आपने आप डालना है सेपरेटिंग फनल में, और उसी सेपरेटिंग फनल में आपने एक न्यू ऑर्गेनिक लिक्विड डालना है, और वो ऑर्गेनिक लिक्विड जो आप ऐड कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कंडीशंस इसकी पूरी हैं, वाटर के साथ ये इमिसिबल है, और आयोडीन वाटर के मुकाबले में इसके अंदर इस न्यूली एडेड सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल है। सो बाय एडिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टॉपर करेंगे, ढक्कन बंद करके शेक करेंगे, 2 लेयर बनेंगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपना कोई कलर नहीं होता। जब आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड किया तो इसका ऊपर कोई कलर नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम आयोडीन जो नीचे पहले मौजूद था वाटर की लेयर में, अब वहां से माइग्रेट होकर ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले आयोडीन ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में था, अब ये ट्राई आयोडाइड आयन जो है उस ट्राई आयोडाइड आयन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस तरह I2 बनेगा, और I2 कौन सी लेयर में आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक लेयर में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सो ऑर्गेनिक लेयर का जो कलर है वो हमारे पास अब पर्पल होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि नीचे पहले वाटर में जो एक्वस लेयर में आयोडीन था
उसका एक्वस लेयर का कलर जो था वो ब्राउन था, बिकॉज आयोडीन उसमें I3 नेगेटिव की फॉर्म में था। अब वो जो एक्वस लेयर का ब्राउन कलर था, अब वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर क्यों फेड होना स्टार्ट हो जाएगा? बिकॉज नीचे से ट्राई आयोडाइडाइन टूट कर डिकम्पोज होकर माइग्रेट कर रहे हैं ऊपर वाली लेयर में, और ऊपर वाली लेयर का पर्पल कलर होगा। बार बार ये प्रोसेस स्टूडेंट्स आप रिपीट करेंगे तो इस तरह आप लोग आयोडीन को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। बाहर परिंदों की आवाजें हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। होपफुली आप लोगों को ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। और जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए फ्रेंड्स हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी इससे इनकम का हमें कोई वो नहीं है। हमारा जो काम है वो एक फी सबीलिल्लाह है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमीज वगैरह में जिनका जो नहीं जा सकते उनके लिए जो है ये एक फोरम है जिससे वो सीख सकते हैं। देखें, जिंदगी में इंसान अगर काम करना चाहे तो वो उसके लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज भी काफी होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं टीच कर रहा हूं आप वो देखें, कोई भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। हम तो स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ साथ इंप्रूवमेंट हो रही है। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो आप सीख सकते हैं, चीजें लर्न कर सकते हैं। ये जिंदगी का हिस्सा होता है। आइए अब आपको इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू कराते हैं कि टेक्निक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एप्लीकेबल अपॉन अ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट होना चाहिए? वोलेटाइल थर्मली स्टेबल, या वोलेटाइल थर्मली अनस्टेबल, या नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल। इसका मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन मेंशन करना है, उसके बाद आपको इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।